अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल ने यकीन दहानी करा दी है कि अगर असेंबली तो 11 अक्टूबर तक इंतखाबात करा दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 60 रोज में हो या 90 दिन में, इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार है। सियासी जमातों ने हुकूमत के घर जाने से सिर्फ 23 दिन पहले इत्तफाक भी कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे अमल से बाहर है। वजारत कानून को इलेक्शन एक्ट तरमीमी मुसवदे को हतमी शक्ल देने की हदायत जारी कर दी गई हैं और वजारत कानून ने 28 जुलाई तक कानून साजी मुकम्मल करने का अंदिया दे दिया है। लेकिन अभी तक कशमकश और कंफ्यूजन जारी है कि असेंबली अपनी मुकर्ररा मुद्दत 12 अगस्त तक पूरी करेगी या फिर उसको कबल अज वक्त डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ये कशमकश अभी भी बरकरार है, फैसला सामने नहीं आया। लेकिन इसके ऐन बीच साबिक वजीर आजम की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। रियासत पाकिस्तान से खेल, मुल्क की सलामती को खतरे, इदारों को संगीन नुकसान पहुंचाने और सफारती दस्तावेज को गुम करने के जुर्म में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उम्र कैद या फिर 14 साल की सजा हो सकती है। तोशाखाना केस, वकील अब्दुल रजाक कत्ल केस के बाद साइफर तहकीकात के मामले पर साबिक वजीर आजम जाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं। गोया हुकूमती मुद्दत के आखिरी 23 दिन साबिक वजीर आजम पर भारी पड़ सकते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़क का कहना है कि FIA ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर मामले की तहकीकात करेगा। डॉक्यूमेंट था साइफर का, न्याजी साहब ने अपनी तहवील में लिया और उसको एक जलसे में अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल किया। गैर दानिस्ता तौर पे अगर गफलत की वजह से नेग्लिजेंटली डॉक्यूमेंट की प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, गुम नहीं हुआ तो 2 साल तक सजा होगी। अगर शहादत इस बात की है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जाती मकासद थे, उसकी वजह से कौमी सलामती खतरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशियल है, उस सूरत में वो कैटेगरी है, वो 14 साल वाली भी है। बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं, उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सजाएं उससे ऊपर भी जा सकती हैं। साइफर के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमत मुतहर्रिक हो चुकी है। मुमकिना गिरफ्तारी और फिर सजा भी सीम्स वेरी मच ऑन द कार्ड्स। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अगर कोई शख्स गलती से भी किसी ऐसे हाथे में दाखिल हो जाता है जो कि ममनुआ है तो इसे 14 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। अगर कोई भी किसी दूसरे फर्द से किसी खुफिया ऑफिशियल कोड या पासवर्ड या किसी खाके मंसूबे को किसी से शेयर भी करता है जो किसी दूसरे मुल्क दुश्मन के लिए बिलवास्ता या बिलावास्ता मुफीद हो सकता है, तो इस शख्स को इसी जुर्म में सजा दी जा सकती है। बाज़ सूरतों में इसकी सजा मौत भी हो सकती है। आज साइफर की तफ्तीश के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जमान पाक में नोटिस वसूल करवा दिया गया है। FIA ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को JIT के सामने 25 जुलाई दिन 12 बजे जाती हैसियत में पेश होने की हदायत जारी की हैं, जबकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुतनब्बे किया है कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ कोऑपरेट नहीं करते तो FIA दौरान तफ्तीश उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। जबकि आज एक बार फिर अमरीका की जानिब से साइफर की तरदीद की गई है। तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट मैथ्यू मिलर जो हैं, उनका कहना है कि हर बार हमने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। I don't know how many times I can respond to this question from the podium and give the same answer, which is that these allegations, such as they are completely unfounded. The U.S. does not involve it. इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर इरफान कादर साहब मौजूद हैं। इरफान कादर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहल तो बता दीजिएगा कि एक तो FIA को इन्वेस्टिगेशन भी दी गई है, लेकिन वजीर कानून इसे ओपन एंड शट केस करार देते हैं और कन्विक्शन का भी बड़े वसूख से कहते हैं। क्या ये तजाद नहीं है? नहीं, क्या आवाज में नहीं आई? क्या किस चीज का तजाद आप कह रही हैं जी? सर, एक हाथ पे ये कहते हैं कि FIA तफ्तीश करेगी साइफर केस की, दूसरे हाथ पे कहते हैं ओपन एंड शट केस है। FIA के जो हुकूमत इज वेरी मच वॉचिंग ओवर इट, वजारत दाखिला के अंडर आता है, और उसके बाद वजीर कानून का ओपन एंड शट केस कहना, क्या ये तजादात या एक प्रीसेट माइंड का अंदिया नहीं देता? नहीं, तजाद नहीं है। ये तो एक बादियो नजर में एक व्यू होता है, वो उन्होंने लिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि तफ्तीश जो है वो नहीं होगी और मजीद शवाहिद जो है वो इकट्ठे नहीं किए जाएंगे। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगी, फैक्ट्स मजीद भी अनअर्थ होंगे, और जब केस जितना भी स्ट्रांग बन सकता है उसको बनाया जाता है। वंस इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई अब ये ट्रायल वर्दी है, तो फिर मामला ट्रायल पे चला जाता है। अब मुझे प्रोसेस जरा हमारे नाज़रीन को आगाह करने के लिए बताइएगा कि अब FIA
तफ्तीश करेगा? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है, नहीं हुई, क्या प्रोसेस एग्जैक्टली? मेरे नजदीक यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात हुई है ना, वो ये हुई है कि एक तो साइफर जो था उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तो खैर वो खिलाफ वर्जी है ही है, लेकिन उसको जिस तरह से ट्विस्ट किया गया, जिस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया, जिस तरह से उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसका जिक्र किया गया, और फिर कोशिश ये की गई कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को किसी तरह से पसे पुश डाल दिया जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग रोक दी जाए, और एक जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो उसको मुसल्लत कर दिया जाए यहाँ पे कौमी असेंबली में, और उसकी हुकूमत जो है वो कायम रहे, और जो मेजॉरिटी है कौमी असेंबली में उसको वोट भी ना करने दिया जाए। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये फ्रॉड है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक जज की ये भी राय थी कि ये फ्रॉड है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन से आप फ्रॉड करेंगे तो इसका मतलब है कि आप आइन को पसे पुश डालते हैं, आइन को उठा के फेंक देते हैं। तो ये मामला जो हाई ट्रीजन जो है ना, वो ज्यादा इसमें मुझे लग रहा है कि रेलेवेंट होगा। सर, ये वो तो एक और मामला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। बहुत वक्त था आपकी हुकूमत के पास कि हाई ट्रीजन एक्ट को इनिशिएट करना चाहते या दस्तूर की खिलाफ वर्जी हुई है तो ये काम कर लेते। 15 माह गुजर गए, आपने ये नहीं किया, मगर अब तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत साबिक वजीर आजम को ट्राई करने की बात हो रही है, खुफिया मामलात को पब्लिक करने की बात हो रही है। इसके एवज क्या क्या सबूत चाहिए होंगे? एविडेंशरी जो तमाम मवाद है वो किस तरह इकट्ठा किया जाएगा? देखें, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया है, कुछ यहाँ पे आजम खान साहब जो है वो भी वादा माफ गवाह बन गए हैं, और काफी corroboration मिल रही है उनकी गवाही के अलावा इन सारे फैक्ट्स को। और उसके बाद ये 9 मई के वाकयात भी आ गए हैं। तो ये सारा कुछ अगर आप सम अप करें तो इस पे क्या आप कंक्लूड करेंगे? यही कंक्लूड करेंगे ना कि कानून को और आइन को अपने हाथ में लेके खिलवाड़ की जा रही है, और अपने आप को एक गैर आईनी तरीके से मुसल्लत किया जा रहा है, और रियासत जो है उसको उससे खिलवाड़ किया जा रहा है। और आइन में तो लिखा है कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज द फोरमोस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन। रियासत को तो जो दर्जा दिया गया वो आइन से भी ऊपर है, वो कानून से भी ऊपर है। तो रियासत को जब आप रियासत के खिलाफ हो जाए तो उससे ज्यादा क्लियर कट केस क्या हो सकता है? ये सर, 2-3 सवालात हैं, अगर आप इफ यू वुड बेयर विद मी। नंबर 1, एक तो मिसप्लेसिंग ऑफ द साइफर एक और इशू है जिसपे वजीर कानून ने कहा 2 साल की सजा हो सकती है। एक उसको पब्लिक करने की बात है, उसके लिए भी गवाह चाहिए होंगे कि किसको दिखाया एक्चुअल साइफर, ना सिर्फ उसके कॉन्टेंट्स वर्बैटम, मगर किसको दिखाया गया। इसके अंदर सहाफी भी हो सकते हैं जो गवाही दे। मगर सर, इसके साथ साथ आपने आजम खान का जिक्र किया। एक खबर यह भी है कि आजम खान का बयान मुबैना तौर पर सीआरपीसी की दफा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन आमतौर पे एज यू बेटर नो, आप वकील है सर, कि एक गवाह, एक मुश्तिल शख्स या फिर नहीं, कोई गवाही की इतनी जरूरत इसमें नहीं है, मैं नहीं समझता, क्योंकि ये साइफर की बातें तो खान साहब ने खुद की हैं, और ये तो एडमिटेड फैक्ट्स हैं। ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये सामने नजर आ रहे हैं तवातर के साथ, और ये जो एडमिटेड फैक्ट्स जो हैं इनको थोड़ा ही प्रूव किया जाता है। नहीं, मैं तो आपसे कह रही हूं कि एक्चुअली वो दिखाया है या उसके कॉन्टेंट्स डिस्कस किए, ये दो अलग अलग चीजें हैं या इट्स वन एंड द सेम थिंग? देखें, साइफर जो है उसके जो कंटेंट्स हैं वो तो मंजर आम पे आ चुके हैं, और वो कंटेंट्स सबको पता है क्या है, लेकिन वो कंटेंट्स रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से हटके उस पर बात की गई है। उसमें तो ये कहा गया ना कि एक मुल्क ने, अमेरिका ने कुछ खदशात का इजहार किया है जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, लेकिन ये कहना कि अमेरिका ने यहाँ के लोगों के साथ मिलके हुकूमत जो है उल्टा दी है, और ये सारी साजिश के जरिए, ऐसी चीज तो साइफर में नहीं है ना जी। सर, मुबैना तौर पे तो साइफर के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को यकीनी बनाना, उसको कामयाब करना, वगरना इसके संगीन नताइज मुरत्तब होंगे, ये सब भी था मुबैना तौर पर, क्योंकि देखा तो हम में से किसी ने नहीं, मगर ये बताया गया। तो इसको तो वैलिडेट किया एज ब्लेटेंट इंटरफेरेंस तब की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने। चीज नहीं है इस तरह की कि आप नो कॉन्फिडेंस ले आए। सर, यही तो बताया गया, मेरा मतलब अब साइफर भी दिखाया जाएगा, एफआईए उसको देखेगा। आप सही कह रही है कि ये जो बताया गया ना, यही तो गलत बताया गया ना, इसी के जरिए तो कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ किया गया, इसीलिए तो हाई ट्रीजन। अब इसको डीक्लासिफाई किया जाएगा फिर सर? बहुत सारी तो उसकी बातें अब आ रही है, उसको डीक्लासिफाई, मेरा ख्याल है काफी सारी चीज के कॉन्टेंट्स तो यहाँ हो चुके हैं इस वक्त।
नहीं सर, बिकॉज इट्स योर वर्ड अगेंस्ट पीटीआई's वर्ड, तो फिर आप डिक्लासिफाई करें और रख दें सामने। अब इसके बारे में मैं खुद इस वक्त नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी किसी से बात इस पे नहीं अभी हुई, तो इस पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा। और सर देखिए ना, मैं जो 164 की बात कर रही थी, अब ये बयान मुबैना तौर पर रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन ये दिफा 161 की तरह तो है नहीं, एज यू बेटर अंडरस्टैंड। जिधर पुलिस कस्टडी में हो वहां पे या तफ्तीशी अफसर गवाह जो है वो बयान रिकॉर्ड करे, उधर तो गवाह के दस्तखत भी दरकार नहीं होते। जबकि जिले अदालत का यह कहना है कि किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन इस बात का इम्कान है कि शायद किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड किया होगा। द पॉइंट इज वी डोंट नो, नोबडी नोज। आजम खान से जुड़ा ये मतलूबा बयान अभी तक जिले अदलिया के सामने पेश नहीं किया गया, जो हमने मालूमात इकट्ठी की हैं, लेकिन वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि आजम खान का कोसार थाने में अपना बयान रिकॉर्ड उन्होंने करवाया है। अब दोनों इतलात की अभी तक तस्दीक तो नहीं हुई इरफान कादिर साहब। सो या तो वो मजिस्ट्रेट वाला ऑफिशियल स्टैंप के साथ, मजिस्ट्रेट के नाम के साथ वो चीज भी सामने आए, या आजम खान साहब खुद सामने आए। ये प्रीएम्प्टिवली क्यों आपकी हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारा कुछ किया है? आजम खान साहब ने तो अपने बयान को अभी तक डिनाई नहीं किया ना, और वो वादा माफ गवाह के तौर पे उन्होंने एक बात की है सर, एक्सेप्ट और भी ये तो भी नहीं फैक्ट किया, है कि वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। लेकिन अब वादा माफ गवाह जो है उसकी टेस्टिमनी की वो ऑथेंटिसिटी कितनी होती है, उस पर तो कानून शहादत कहता है कि वादा माफ गवाह जो है वो उस पर ज्यादा आप इनसार नहीं कर सकते ता वक्ते के वादा माफ गवाह की गवाही जो है उसको सपोर्ट मिले और शवाहिद से और एविडेंस से, और अगर करॉबोरेशन मिल जाती है तो वादा माफ गवाह जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी टेस्टिमनी हो सकती है। लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं मिलती बाकी एविडेंस से, सर्कमस्टांशियल से या डॉक्यूमेंट्री से, तो फिर ऑब्वियसली वादा माफ गवाह जो है उसकी ज्यादा अहमियत नहीं होगी उसकी टेस्टिमनी की। एग्जैक्टली माई पॉइंट सर, यू आर अ मैन ऑफ द लीगल वर्ड, राइट? तो आप बेहतर समझते हैं इस बात को कि कानूनी प्रोसेस क्या होता है। आप लोगों ने प्रीएम्प्टिवली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या मोराल में शिकस्त देने की कोशिश की है पीटीआई की जमात को या उसके चेयरमैन को? क्या करने की कोशिश की है? हम समझने से कासिर हैं, क्योंकि अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो रहा, ना खानदान से राब्ता हो रहा है, ना भतीजा जो ऑन एयर अभी आ रहा था शहजाद इकबाल के शो में, ना वो राब्ता कर रहा है, ना वो खुद सामने आ रहे हैं, मगर ये आपने कट्टा चट्टा पूरा खोल दिया है। सो हम शकूक व शुबहात के अंदर ही लिपट जाता है ना, जब फकत 30 दिन रह गए हों इलेक्शन कॉल होने में। नहीं, ये अपेरेंटली बड़ा स्ट्रांग केस बन रहा है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा था ना, मैं तो लॉ ऑफ एविडेंस के एक प्रिंसिपल की बात कर रहा था। वहां पे लिखा हुआ है, साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अकम्प्लिस जो है ही इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस देयर इज corroboration इन मटीरियल पर्टिकुलर्स। तो वो मैंने बात की है कि corroboration बहुत सारी आ चुकी है, बहुत सारी corroboration आ चुकी है। बहुत सारी किसकी आ चुकी है वही समझ रहे हैं। दूसरी बात, एक वादा माफ गवाह तो हमने अपने हालिया वजीर कानून यानी कि इसहाक डार साहब को भी देखा ना, आज हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर, बाद में मुकर गए, उन्होंने कहा दबाव बहुत था, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने दिया था। मैं आपको बताऊं कि अकम्प्लिस अगर बाद में वो ना भी वो स्टेटमेंट जो है वो कह दे कि उस वक्त मैंने दबाव में दी थी, तो अगर वो रिट्रैक्ट भी कर जाए तो उसका स्टेटमेंट से हटना जो है वो भी शवाहिद की रोशनी में देखा जाएगा कि आया उसकी इस चीज को माना जाए कि ना माना जाए कि वो सही हटा कि नहीं हटा। अच्छा, और सर आखिरी सवाल, ये एफआईए अब तफ्तीश करेगी, इसमें कितना वक्त लगते देख रहे हैं आप? यूजुअली थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस तरह की चीजों में, बिकॉज उस पर वो कोशिश करते हैं कि उसकी ट्रायल वर्दीनेस जो है वो बिल्कुल अनइम्पीचेबल कैरेक्टर की बने, ताकि जब मामला ट्रायल में जाए तो उसकी सक्सेस जो है उसकी बहुत हाई परसेंटेज होनी चाहिए। तो वो टाइम डेफिनेटली लेते हैं, मेरा ख्याल है कुछ वक्त लगेगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान कादर हमारे साथ मौजूद थे। बात करते हैं सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन साहब से। एतजाज साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। आज वजीर कानून ने कम से कम 2 साल सजा फॉर मिसप्लेसिंग द साइफर, गुमा देने के एवज, और दूसरा 14 साल अगर जो शहादत मौजूद हो, जो कि मुबैना तौर पर आ गई है ऑन रिकॉर्ड उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, कि जाती मकासद में यूज किया आपने चीजों को, 14 साल बता रहे हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 पाकिस्तान का इंसदादे जासूसी एक्ट है एतजाज साहब, इसे पाकिस्तान में सरकारी राजों से मुतल्लिक कवानीन को मुस्तहकम करने, तरमीम करने के लिए नाफिज किया गया था। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई शख्स अपने कब्जे में कोई भी इंफॉर्मेशन, मौजूद मालूमात को किसी गैर मुल्की ताकत के फायदे के लिए या फिर रियासत की सलामती के लिए नुकसानदेह किसी और तरीके से इस्तेमाल करता है, तो इस जुर्म के लिए मुकदमा चलाने पर उसे 14 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। तो आपको लगता है कि लाइल्मी में या कॉन्शियसली कतई नजर इससे ये 14 साल की सजा का सामना हो सकता है साबिक वजीर आजम को?
میں سمجھتا ہوں یہ سائفر کا ویسے تو معاملہ بہت سیریس ہے کیونکہ اٹ ہیڈ دی پوٹینشیل آف پٹنگ اس اگینسٹ پروبیبلی دا موسٹ امپورٹنٹ ورلڈ پاور فار اس یعنی امریکہ. اب وہی ایک سپر پاور ہے یا دوسری چین ہے, پر اس وقت تو یونیپولر ورلڈ ہوا ہے. ان کے ساتھ ہمیں ایک تصادم کی فضا میں لے جانے کا اس میں امکان تھا کہ ایک امریکی سفارتکار کو کوٹ کیا گیا اور جو سائفر بھیجنے والے ہیں وہ خود ہی کوٹ کر رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی. اب یہ چیز تو بالکل بجا ہے کہ اٹس اے ویری سیریس میٹر اینڈ اٹ واز اے سیریس میٹر, پر اس میں 2-3 چیزیں دیکھنی پڑیں گی اعظم نذیر طارر صاحب کو بھی, کہ ایک تو یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس سائفر پہ وہ جو سیکیورٹی کمیٹی بنی ہوئی تھی, ٹاپ سیکیورٹی کمیٹی ایک بنی تھی پچھلی گورنمنٹ کے زمانے میں, اس میں یہ سابق وزیر اعظم نے اس کو پریزائڈ کیا تھا اور انہوں نے اس کو نہ صرف انڈورس کیا تھا بلکہ ایک ڈی مارش بھی جاری کیا تھا ٹو دی امریکن ایمبسی اینڈ ورچولی دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف امریکہ. تو وہ انہوں نے سب نے یہ تسلیم کیا تھا اپیرنٹلی, اور اس میں سارے آرمی چیف اور پرائم منسٹر اور آرمی چیف اور وزیر دفاع وغیرہ سب تھے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ میٹنگ ہوئی تھی ہائیسٹ لیول سیکورٹی کمیٹی کی, تو اس میں بھی وہی لوگ تھے اور انہوں نے انڈورس کی اپنے پہلی میٹنگ کے منٹ, لیکن ڈفرنس واز دیٹ دس میٹنگ واز پریزائڈیڈ اوور بائی میاں شہباز شریف, دی پریزنٹ پرائم منسٹر. تو اکراس پرائم منسٹر اینڈ اکراس گورنمنٹ وہ سیکورٹی کمیٹی کی جو تھی میٹنگ, اس میں اس سائفر کو انڈورس کیا گیا. اب اس سائفر کی اوریجنل کاپی ملے نہ ملے, وہ ایک سیف روم ہوتا ہے یا سیف فائل ہوتی ہے یا سیف لاکر ہوتا ہے فارن آفس کا, جس میں ہر سائفر ایک دفعہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے ریکور کیا جا سکتا ہے. تو اٹ از دیر, اٹ از اے سیریس بزنس, اٹ سیریس میٹر. بٹ یہ تو آپ نے دیکھا نا 2-3 چیزیں کہ ڈی مارچ بھی بھیجا گیا باقاعدہ امریکہ کو, اور اسی بیس پہ سائفر کے کہ آپ کے بندے نے یہ کیوں بات کی ہے. اور ہمارا بندہ جو تھا وہ فارن سیکرٹری بھی ہوا بعد میں, اسد مجید صاحب, اس نے بھیجا یہ. اب وہ یہ تو سب نے مان لیا کہ یہ فیکٹ ہے اور اس نے بھیجا ہے, پر اب اس پہ کس ایک کو ان میں سے آپ الزام دیں گے, اور کہ جی سائفر کے ساتھ اس کے ساتھ تو بہت اور نام آ جائیں گے جو کہ مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم اتنا کھلواڑ اپنے لوگوں پہ اور سیکورٹی ایجنسیز پہ بھی جو کہ انٹرنیشنل سٹوری بن جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اعظم نذیر طارر صاحب کو ان حقائق کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس سے کیا آنے بانے کیوں اور کدھر جہاں ملیں گے, تو وہ گریز کرنا ہی بہتر ہے. پر بہرحال یہ تو گورنمنٹ نے خود فیصلہ کرنا ہے. معاملہ سیریس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور سیکورٹی آف دی اسٹیٹ سے متعلق ہے, ریلیشن ود اے فرینڈلی کنٹری سے متعلق ہے, اور پاورفل فرینڈلی کمپنی سے متعلق ہے. اور پر جو اعظم خان صاحب کا آج آیا ویسے ایک وہ اسٹیٹمنٹ جو مجھے میڈیا سے ملی ہے, میں وہ تو پتہ نہیں آپ کو کچھ زیادہ اس پہ ٹھوس ملی ہو, مجھے تو وہ ملی ہے جس میں ایک بیان دیا گیا ہے, بیان دے رہا ہے کوئی بھی, اس کا اوپر نیچے کچھ نہیں ہے کہ اعظم خان نے یہ کہا, اعظم خان نے یہ کہا, اعظم خان نے یہ کہا. اب یہ تو ایک ہیئر سے سچویشن ہو جاتی ہے, اور اس میں کوئی کسی میجسٹریٹ کے اس ڈاکومنٹ پہ دستخط نہیں ہے, کوئی 164 کی فارمل کارروائی کا درج نہیں ہے کہ اس سے ایک ایزی انوائرمنٹ, کمفرٹیبل انوائرمنٹ دی گئی ملزم کو, اور ملزم اور پھر کسی فریق کے وکیل کو مخالف فریق کے وکالت اس کو کراس ایگزامینیشن کی اجازت دی گئی کہ نہیں دی گئی, اور یہ چیزیں تو اس میں نہیں ہے. یہ تو ایک ہیئر سے ہے کہ سنی سنائی, ہیئر سے مین سنی سنائی باتیں,
सुनी सुनाई बातों पे अदालत जा ही नहीं सकती, वो एडमिसिबल ही नहीं, वो रिकॉर्ड पे आ ही नहीं सकती। तो अगर तो ये है तो वो रिकॉर्ड पे नहीं आ सकता। और अगर ये साबित करना चाहते हैं कि साइफर था, तो वो तो सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग में और डिमार्च जो गवर्नमेंट ने भेजा टू दी फॉरेन ऑफिस के जरिए टू दी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, तो वो काफी है कि जी देयर वाज अ साइफर लाइक दिस, और उसकी मकसद क्या था, उसका जरूरत क्या थी, और अगर वो दुरुस्त नहीं था उसमें जो लिखा गया था कि वो डोनाल्ड ब्लू ने कुछ कहा या कुछ, तो अगर वो नहीं था दुरुस्त, तो वो असद मजीद साहब जो उस फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, वो जिम्मेदारी तो उनकी आएगी। तो आजम नजीर तारा साहब देख लें, ये मशावर जो हैं उनको जरा इन मामलों में फूंक के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि बाद में फिर अदालत इसको अगर वो बाहर फेंक देती है कि जी ये अक्यूज जो है ये आपने सारे नहीं उनमें डाले। फॉर इंस्टेंस, मैं नहीं इस वक्त कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे करना भी नहीं चाहता हूँ बिल्कुल, लेकिन कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर असद मजीद साहब को ना डाला गया मुल्जमान में फॉर इंस्टेंस, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगी, वो शायद प्रोसिक्यूशन ही सेटिस्फाइड हो जाए। और इसी तरह कुछ और लोग जो सिक्योरिटी कमेटी में हों उनको लाया जाए। तो ये पहले देख लेनी चाहिए, बजाय ये कि आप एकदम यू रश टू द मीडिया एंड रश टू द प्रेस। ये सब चीजें सोच लें, अगर सोच लें और सोचने के बावजूद भी ये प्रोसिक्यूशन की सिफारिश कर रहे हैं और तजवीज दे रहे हैं आजम नजीर तारर साहब, तो मैं इस पे हैरत का इजहार ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर कानूनदान एतजाज ऐसे मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। साइफर देखा किसने है, किसी सहाफी ने देखा है कि नहीं देखा? आज आजम नजीर तारर साहब ने कहा क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी मेड पब्लिक। इसके मंदरजात, इसके कंटेंट जो थे उनको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। किस तरह पेश किया गया अभी आपने सुना। स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर इरफान कादिर साहब कह रहे थे उसमें नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं है, लेकिन हमने ये सुना हमारे मेंबर कौमी असेंबली, हमारे वुजरा बशमूल शीरी मजारी साहिबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर कहा कि इसमें नो कॉन्फिडेंस को यकीनी और कामयाब बनाने का कहा गया था, वगरना कॉन्सिक्वेंसेज और नताइज भुगतने का कहा गया था। साइफर देखा किसने है, ब्रीफिंग्स बहुत हुई थी, किसी सहाफी को दिखाया गया, पब्लिक किया गया कि नहीं किया गया, बात करते हैं। हमारे साथ सहाफी फरिया इदरीस मौजूद हैं। फरिया साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आपने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आजम नजीर तारर साहब की, उन्होंने ये कहा कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी मेड पब्लिक। हमारा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इधर लागू हो जाता है, लेकिन साइफर पब्लिक करने का जब कहा जाता है तो नेचुरली सहाफियों का भी बड़ा अहम किरदार है। हमने उस दौर में ये भी देखा कि पहले ऑपोजिशन ने कहा साइफर तो सिरे से है ही नहीं, फिर कहा गया साइफर है। हमारे पास 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटीज के एलामिये भी सामने पड़े हैं। कुछ ब्रीफिंग्स हुई जिनमें मैं भी मौजूद थी, लेकिन एक आखिरी ब्रीफिंग जो साबिक वजीर आजम ने की बहैसियत वजीर आजम पीएम हाउस के अंदर, उधर आप जरूर थी और उस नशिस्त के अंदर जो चंद सहाफी थे उनमें से एक अल्लाह जन्नत नसीब करे अरशद शरीफ रहानी, एक लापता हो गया है, 2 मुल्क बदर हैं, बची आप। तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं कि आपको उस नशिस्त में साइफर दिखाया गया था? मेहर, बहुत शुक्रिया। यकीनन आपने सही पॉइंट आउट किया कि आज लॉ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और भी ज्यादा अंदाजा होता है, पहले भी था कि ये एक बहुत ही संजीदा मामला है। आप ही ब्रीफिंग एक अटेंड कर चुकी थी, उससे पहले आपको याद होगा कि जो मुसलसल ब्रीफिंग्स हो रही थी उसमें बात तो साइफर की ही होती थी, मगर कभी भी एज सच कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज कभी भी प्रेजेंट नहीं की गई। मैं पहले एक मीटिंग का जिक्र करूंगी जो कि कुछ दिन पहले हुई थी, मेरा ख्याल है आप उसमें मौजूद थी, जब असद उमर साहब ने वो मिनट्स पढ़ के सुनाए थे और इनसे किसी सहाफी ने मजाक में कहा भी कि अगर हम आपसे ये ले लें, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो वो है ही नहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये तो वो मिनट्स हैं जो कि मैंने उसमें से इख्तरा की है। और उस वक्त जिक्र हुआ था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी। फिर जो आखिरी मीटिंग थी वो मुझे याद है, जिस वक्त मैं जा रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस, मुझे आपकी उस वक्त भी कॉल आई थी और उस वक्त क्योंकि बहुत टेंस माहौल था और सब यही बात डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर। बड़ी स्पेकुलेशन भी थी, आपको याद होगा चैनल्स के ऊपर बहुत सारी मामलात कहे जा रहे थे, बहुत स्पेकुलेट किया जा रहा था।
سو اس اسپیکولیشن کے درمیان میں ہم وہاں پر گئے اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. لیکن جب وہاں گئے تو ہمیں یہی بات کہی گئی اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہ میں اب چاہتا ہوں کہ یہ اس بات کو ان کی پوری آگاہی تھی کہ ان کی حکومت نہیں رہے گی, مگر ساتھ میں یہ بھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید ابھی 2-3 دن تک وہ اجلاس چلائیں گے اسمبلی کا. یہ بھی بات وہاں پر ہوئی, مگر انہوں نے آگے سے یہ بات کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ اب اس ڈاکیومنٹ کو آپ کو دکھا دیا جائے, لیکن اس کے اندر ایک ہکپ ہے اور وہ یہ کہ پہلے اس کو جو کیبنٹ ہے وہ ڈی کلاسیفائی کرے گی, اس کے بعد وہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے. سو بڑی دیر تک میرے اوپر یہی امپریشن تھا کہ مے بی ہم وہ دیکھ سکیں گے, لیکن اس میٹنگ میں وہ ڈاکیومنٹ یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز یا اس حوالے سے کچھ بھی پریزنٹ نہیں کیا گیا. بہت بہت شکریہ. فریہ ادریس ہمارے ساتھ موجود تھیں اور حوالہ دے رہی تھیں اس آخری شب کا جب سابق وزیر اعظم ہی تھے اور پی ایم ہاؤس میں تھے. اس کے چند گھنٹوں بعد وہ وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہو گئے اور ووٹنگ کرائے بغیر ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے معاملہ طے کر دیا اور تب کے وزیر اعظم نے صدر کو ایڈوائز کیا کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں, وچ واز ایونچولی اوورٹرنڈ بائی دا کورٹس. دا ریسٹ از ہسٹری. مگر یہ کابینہ بھی یہ اختیار رکھتی ہے کہ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دے, سامنے رکھ دے, اس کے کانٹینٹس ایک بار پھر سامنے آ جائیں کہ عیاں ہو جائے کہ کس طرح توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا تھا چیزوں کو, کس طرح سیاسی فوائد حاصل کیے جا رہے تھے, کیا نو کانفیڈنس کا ذکر اس سائفر میں تھا یا نہیں تھا, اس میں دھمکی تھی یا نہیں تھی. دس گورنمنٹ اسٹل ہیز 30 days اور ان 30 دنوں میں یہ حکومت بہرحال اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے موقف لیں گے. واپس آنے کا شکریہ. سینیٹر سلیم مانڈی والا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پیپلز پارٹی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے مرکزی حریف پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے آن بورڈ نہیں ہے, موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ اس طرح کے غیر جمہوری عمل پر یقین نہیں رکھتے. سر, اس خبر کی تصدیق کریں گے؟ جی بالکل, میں تصدیق کرتا ہوں. دیکھیں جی, وہ پی ایم ایل این کا وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن میں ہی نہ آئے. آئی تھنک دس از رانگ, اور ہمیں ان کو الیکشن میں آنے دینا چاہیے, اینڈ وٹ ایور از دی آؤٹ کم وی ہیو ٹو ایکسپٹ. سینیٹر صاحب, یہ موقف کیوں پیپلز پارٹی کا ہے؟ کیا میمو گیٹ ایشو یا پھر ڈان لیگز کے معاملات کو یاد کیا جا رہا ہے جدھر سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا؟ آج امریکی سائفر ملکی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جائے گا. 9 مئی کی ایک ریڈ لائن عبور ہوئی ہے. دیکھیں جی, وہ انڈیویجول ایشوز تھے, اینڈ انڈیویجول میمو گیٹ تو خیر ایک عجیب سی چیز تھی کہ جی وہ آئی وڈ term it something like the cipher, that it never existed, and it was created because the ambassador at that time was disliked, اور ان کی جو بھی آبزرویشنز تھیں وہ پسند نہیں کی گئیں, اور اس کے اوپر وہ میمو گیٹ کو بنایا گیا اور کہا گیا کہ جی, حالانکہ اس میں کوئی پولیٹیکل اینگل کسی کا بھی نہیں تھا, اور آئی فیل کہ اس میں کوئی سیکیورٹی رسک کی بات نہیں تھی. اس کے بعد ایمبیسڈر کو ہٹا بھی دیا گیا. تو یہ تو ایک انڈیویجول کی ایکشن کی بات تھی. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پارٹی ایز اے ہول واز سم سیکیورٹی رسک. این انڈیویجول کین بی اے سیکیورٹی رسک بٹ ناٹ دا پارٹی. اینڈ اینی وے دا ایمبیسڈر ہیڈ ریئلی نتھنگ ٹو ڈو ود دا پارٹی ایز سچ. مگر سینیٹر صاحب, آج حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا قومی سلامتی اور ملکی استحکام کو سابق وزیر اعظم نے مجروح کیا. اعظم نذیر تار صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں 14 سال جیل کا بھی بتایا. ایف آئی اے انیشیٹ کر رہی ہے اس انویسٹیگیشن کو. پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے, حمایت کرتی ہے, کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی, ہم تو اس قسم کی کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ نیب تھی, ہم اس کو بھی اپوز کیا کرتے تھے کہ اس کو استعمال نہ کریں آپ پولیٹیکلی. اور اس قسم کے جو بھی قانون ہیں جو کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی اور ان قانون کے تحت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرے گی, ہم نے ہمیشہ اس ٹائپ کی چیزوں کو اپوز کیا ہے اور ہم اپوز کرتے رہیں گے ایز اے پارٹی, بیکاز
like they say, one wrong does not fix, you doing the same. تو میں کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے کوئی غلط کام کیا یا ان کی گورنمنٹ نے کوئی غلط کام کیا تو ہمیں بھی وہ غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی نہیں کیا. مطلب بڑے ڈیفیکلٹ ٹائمز گزارے ہماری لیڈر بے نظیر بھٹو نے بھی، اور کیا کیا ان پہ نہیں کیا گیا اور کیا کیا چیزیں نہیں لائی گئی، ان کو کسی طریقے سے ڈٹر کرنے کے لیے ایگزائل میں بھیج دیا. تو یہ چیزیں تو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک ایز پیپلز پارٹی وی سپورٹ دیز کائنڈ آف لاز اینڈ دیز کائنڈ آف پریکٹسز. تو سر یہ کیا از خود فیصلے ہو رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی پر مقدمات در مقدمات کا ایک پنڈورا باکس کھلا ہے. اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عام انتخابات میں حصہ لے پائیں گے نہیں لے پائیں گے؟ اعظم نذیر تاڑ صاحب نے آج 14 سال کی سزا کا بتایا ہے. میں تو جی دیکھیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو حصہ لینا چاہیے، اور تارڑ صاحب کا یہ پرسنل ویو ہے. سزا وزا تو یہ تو کورٹ کا کام ہے دینا، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو کتنی سزا ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حصہ لینا چاہیے. وائی ناٹ، وائی شوڈنٹ دے پارٹیسپیٹ؟ اور یہ کہنا کہ جی وہ ایز اے پارٹی اس کو بین کیا جائے، ان کے لوگوں کو بین کیا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ دس از ناٹ رائٹ. اور یہ سب باتیں میرے ویو میں ایک الیکشن کو آپ خراب کرنے جا رہے ہیں یہ سب باتیں کر کے. وی شوڈ لیٹ دی الیکشن بی ایز اٹ از. اور اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے، کوئی کیس ہے کوئی، تو لیو اٹ ٹو دا کورٹس. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو کتنی سزا ملے گی. سر آن اندر نوٹ، منگل کو جاری ہونے والی آئی ایم ایف کی دستاویز میں اس پروگرام کے اہداف بھی بڑے واضح طور پہ سامنے رکھے گئے کہ جن میں سے بہت سے جیسے کہ انرجی، توانائی کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست عوام پر بوجھ ڈالے گا، بلکہ چیخیں نکال دے گا. بجلی کے بلوں میں اب آپ لوگ ٹیلی ویژن فیس کے ساتھ ساتھ ریڈیو فیس بھی شامل کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں. آج آپ کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا جہاں یہ بتایا گیا پہلی 35 روپے ٹی وی اور اب 15 روپے ریڈیو فیس بھی آپ عائد کریں گے اب بلوں کے اندر. جی اس پہ دیکھیں 35 روپے تو آلریڈی تھی ٹی وی فی جو ہے وہ، دیٹ واز آلریڈی دیر. یہ کوئی نئی فی نہیں ڈالی گئی. پلی یہ تھی کچھ ممبرز کی کہ ٹی وی کے لیے تو ہم نے یہ فی رکھی ہے، مگر ریڈیو کے لیے ہم نے کچھ نہیں رکھا. اور ریڈیو از فیسنگ پرابلمز اینڈ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز، تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ اماؤنٹ رکھنی چاہیے. تو یہ جنرل کنسنسس تھا سارے ممبرز کا کہ ریڈیو کے لیے 15 روپے ہم رکھیں. کچھ لوگوں کا ایڈوائز تھا کہ یہ پروونشل لیول پہ رکھیں، کچھ کی ایڈوائز تھی کہ یہ فیڈرل لیول پہ رکھیں. تو کنسنسس یہی ہوا کہ جی یہ فیڈرل لیول پہ اس کو رکھا جائے. اور جیسے ٹی وی کی فی ہے اسی طرح. بہت شکریہ. سینیٹر سلیم مانڈی والا ہمارے ساتھ موجود تھے. کیسے ٹائم پہ 4.5 روپے پہلے ہی اضافہ ہو گیا ہے، اب ریڈیو کے بھی پیسے بجلی کے بلوں میں ڈالے جائیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کو طویل انتظار، سخت شرائط اور دوست ممالک کی یقین دہانیوں کے بعد $3 ارب کا سٹینڈ بائی معاہدہ مل گیا، حکومت کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ایسا جھٹکا لگا ہے جو نہ صرف حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے بلکہ ریاست پاکستان کے لیے بھی چیلنجز بڑھ سکتے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف کمپنیز اور اداروں کی جانب سے دائر درخواستیں منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت کی جانب سے عائد کیے گئے سپر ٹیکس کے نفاذ کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے کہ جس میں انکم ٹیکس آرڈیننس کی شیک 4C کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے. سپر ٹیکس کی ڈیمانڈ اور ریکوری کے تمام نوٹسز کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. سپر ٹیکس کے نفاذ کا اعلان گزشتہ ماہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنی بجٹ تقریر میں کیا تھا کہ جس میں 500 ملین روپے سے زائد کمانے والوں پر سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا. یہ فیصلہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان نے IMF کو 9,200 ارب روپے ٹیکس حاصل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور اگر سپر ٹیکس نہ لگا تو یقیناً نہ صرف ٹیکس
टैक्स हदफ पूरा नहीं होगा, बल्कि इस कमी को पूरा करने के लिए अवाम पर मजीद टैक्स लगाए जाएंगे जो पहले ही टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान को मजीद चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। IMF की जानिब से एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के बाद जारी की गई दस्तावेज के मुताबिक रवां साल के इख्तिताम तक डॉलर की शरह तबादला 305 रुपए तक पहुंच सकती है, जबकि पाकिस्तान ने वफाकी बजट 290 रुपए डॉलर की शरह तबादला पर बनाया है, जबकि स्टेट बैंक में डॉलर पर 308 रुपए की शरह से काम हो रहा है। सादा अल्फाज में अगर डॉलर 305 या 300 रुपए की शरह से तजावुज करता है तो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों की अदायगियों, दरामदाद, दिफाई बजट, बैरूनी मुल्क पाकिस्तान मिशंस की वर्किंग और मालियाती अमूर के साथ साथ बैरूनी अदायगियों पर भी मंफी असर पड़ेगा और इस कमी को पूरा करने के लिए यकीनन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की जरूरत पड़ेगी। यहां दूसरा चैलेंज शुरू हो जाता है क्योंकि IMF सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पहले ही पाबंदी आयद कर चुका है। ये दो ही इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि ये पूरे सिस्टम को हिलाकर रख सकते हैं। इन दोनों चैलेंजेस के साथ साथ हुकूमत को बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल करना है, क्योंकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 25% कमी बाकी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ लैपटॉप सिंड्रोम से अभी तक हम निकले नहीं हैं। जो मुल्क 21 अरब इलेक्शन करवाने के लिए नहीं दे सकता, वहां का वजीर आजम 16.8 अरब रुपए एक्नेक से मंजूर करवाने में कामयाब हो गया है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।